गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो हम लोग देखते हैं आज क्लास 6 का साइंस बुक पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 6 का साइंस है और इसका चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 2 जो जल है, चैप्टर 2 का जल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। बोला गया है कि निम्न में कौन सी प्रक्रिया बादल के बनने में शामिल है। बादल बनने के लिए क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन ऐसा प्रक्रिया है। 4 ऑप्शन दिया गया यहाँ पे, इसमें से कौन सा प्रक्रिया जो बादल बनने में मदद करता है, मतलब बादल उसी कम प्रक्रिया से बनता है। तो पहला ऑप्शन है वाष्पन, दूसरा संघनन, और तीसरा है वाष्प के बाद संघनन, और चौथा है ऊर्ध्वपातन। मतलब क ख ग घ करके दिया है। तो हम लोग बादल बनने के लिए हम लोग जानते हैं कि बादल कैसे बनता है। तो बादल बनने के लिए सबसे पहले समुद्र का पानी चाहिए। जैसे पानी यहाँ पे है, ये पानी है और ये मान लो समुद्र है, ये या नदी तालाब कुछ भी कह सकते हैं, नदी तालाब या समुद्र कुछ भी है। और यहाँ से क्या होता है, जब ये सनलाइट पड़ता है, सनलाइट, ये सन है, ठीक है, सूरज है। जब ये सूरज जब पड़ता है, इसका गर्मी, जब इसका लाइट यहाँ पे पड़ता है, मतलब किरण, जब सूरज की किरण पानी में पड़ता है तो ये हीट हो जाता है और यहीं से ही वाष्प बन के निकलता है। ये वाष्प बन के ऊपर की ओर बढ़ता है, मतलब ये पानी गर्म होके भाप में बदल जाता है और ये भाप ऊपर की ओर जाता है। और ये भाप जब ऊपर जाता है, ऊपर जाते समय ये ठंडा हो जाता है। क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है और यही बादल का रूप ले लेता है। ठीक है, ठंडा हो जाता है और बादल बन जाता है। और ठंडा होने के बाद ये भाप यहाँ पे आके ठंडा होके संघनित हो जाता है, ठंडा होके संघनित हो जाता है, संघनित हो जाता है और फिर बारिश होना शुरू करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बादल का बनना। तो इसका आंसर क्या होगा? पहले वाष्पन के बाद संघनन। पहले सूरज की रोशनी पड़ा तो ये वाष्पित हो गया, वाष्पन हो गया, वाष्पन, उसके बाद संघनन। तो पहले वाष्प बना फिर संघनन। तो इसका आंसर हो जाएगा ग नंबर। ग नंबर में क्या दिया गया है? वाष्पन के बाद संघनन। क्या हो जाएगा? वाष्पन के बाद संघनन। ठीक है बच्चों, ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, टिक मारने का है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है कि निम्नांकित में कौन बाढ़ से संबंधित नहीं है। मतलब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन एक ऑप्शन है जो बाढ़ आने पर उसका वो बाढ़ से प्रभावित नहीं होता है, बाढ़ से संबंधित नहीं है, मतलब बाढ़ आने से वो अलग है, बाढ़ से रिलेटेड नहीं है। जान माल की क्षति, ये तो बाढ़ आने से होता है। बाढ़ आ गया, जैसे मान लो कि पटना में, बिहार में आ गया पूरा बाढ़, पूरा खेत का फसल बर्बाद कर दिया, घर में पानी घुस गया और पूरा क्षतिपूर्ति हो गया। गंगा का जब बाढ़ में आता है, गंगा नदी में, तो ये होता है। तो क्षतिपूर्ति तो होता है। मिट्टी का अपरदन, मिट्टी का अपरदन का मतलब हो गया मिट्टी का बहाव। अब बाढ़ आएगा, नदी नाला में देखो जगह जगह, जहाँ नदी पतला था वहाँ पानी चौड़ा रास्ता बना लिया, तो मिट्टी का अपरदन कर दिया, बहा दिया। बीमारियों का कम होना, अरे ये गलत है, यही आंसर है। बाढ़ आने से बीमारी कम नहीं होता है, मच्छर पनपता है, कचरा फैलता है और तरह तरह की बीमारियां फैलता है। ये गलत हो गया, इसका मतलब यही आंसर सही है। पेयजल की दूषित होना, और पेयजल मतलब पीने वाला जो पानी है वो दूषित हो जाता है। दूषित का मतलब गंदा हो जाता है। बाढ़ आता है तो पीने वाला पानी और शुद्ध पानी, गंदा पानी में क्या फ़र्क है? सब तो गंदा मिल ही जाता है। तो इसमें भी क्या होता है? पेयजल की अशुद्ध होता है। लेकिन बीमारी का कमी होना, ये गलत है। बीमारी बढ़ता है, कम नहीं होता है। क्या होगा? बीमारी बढ़ता है। 2 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, मतलब इसका दूसरा, रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए, खाली स्थान को भरने बोला है। तो पहला क्वेश्चन है, जल को वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जल को, ये पानी है, पानी को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया, जो ये प्रक्रिया हो रहा है, सनलाइट हो रहा है, सनलाइट पड़ा और ये वाष्प करके निकला, तो इसको वाष्पीकरण बोलते हैं। वाष्पीकरण, क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण बोलते हैं इस प्रक्रिया को। मतलब पानी को भाप में बनना ही वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, जल को वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, ये पहला का आंसर हो गया। उसके बाद कुओं में जल की आपूर्ति से होती है। कुआं में जल की आपूर्ति कहाँ होता है? कुआं हो गया, चापाकल हो गया, इस सब में जल आपूर्ति कहाँ से होता है? आपूर्ति मतलब होता है जल का भरपाई होना। कुआं में पानी कहाँ से आता है? तो वो उसका आंसर होगा भौम जल। भौम जल, भूमि के जल से। और बारिश से, बारिश होता है तो जाता है पानी ज़मीन में, और ज़मीन से रिसकर या सवाकर पानी कुआं में भर जाता है। तो इसका आंसर होगा भौम जल। क्या होगा? भौम जल। तीसरा क्वेश्चन बोला है, पौधों के वाष्पन दर जल की क्षति कहलाती है।
पौधों में वाष्पन दर, मान लो ये पौधा है, ये एक छोटा सा पौधा ले लिए हम गमला में, ठीक है, ये गमला ले लिए और ये हमारा पौधा हो गया और इसमें पत्ता भी है, ये पत्ता हो गया जिसको लीफ बोलते हैं इंग्लिश में। तो बोलता है कि पौधों से जो हमारा निकलता है पौधों से जो निकलता है क्या, भौम जल, सॉरी, पौधों के वाष्पन दर, पौधों में जो वाष्पन दर होता है, वाष्पन दर मतलब देखो ये सनलाइट का रोशनी पड़ा इस पत्ता में, सनलाइट पड़ा पत्ता में, तो ये क्या हुआ, जड़ से पानी खींचा पत्ता में गया और इधर से हवा लिया, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लिया वायुमंडल से और सूरज की रोशनी से ये मतलब सनलाइट लिया। तो क्या होता है, ये पानी को यहाँ पे खाना बनाने के लिए यूज करता है, उस पानी को फिर ये वाष्प के रूप में पेड़ पत्ता से बाहर निकल जाता है और ये वाष्प बन जाता है, ये वाष्प बन जाता है और ये अपना भोजन बना के पौधों को फिर बांट देता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर ऑक्सीजन भी निकलता है, क्या निकलता है, ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन पत्ता का पीछे तरफ से नीचे छोड़ दिया जाता है, ठीक है। ये जो ऊपर निकल रहा है ये वाष्पन हो गया, पानी की मात्रा, यहाँ से पानी जड़ से खींचा और यह भोजन बनाया और भोजन बनाने के बाद यहाँ पे O2 निकाला और सनलाइट लिया और जल को वाष्प के रूप में बाहर छोड़ दिया। तो ये जो है ना, ये प्रक्रिया पत्तों से जो निकलता है, यहाँ बोल रहा है कि पौधों के वाष्पन दर जल की क्षति कहलाती है। तो इसको बोलेंगे वाष्प उत्सर्जन, मतलब वाष्प का उत्सर्जन कर रहा है, उत्सर्जन, वाष्प का उत्सर्जन। ये क्या कर रहा है, वाष्प का जनरेट कर रहा है। उत्सर्जन मतलब होता है किसी चीज़ का जनरेट करना, निर्माण करना, उत्पन्न करना। तो यहाँ पे वाष्प का पैदा कर रहा है, ये वाष्प निकाल रहा है, उत्सर्जन करना है मतलब निकाल रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया वाष्प उत्सर्जन, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया हमारा 1 2 3 4 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन को इतना में ही डील कर दिया। इसका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ जाएगा, ये हमारा रहा इस क्वेश्चन का। अब अगला क्वेश्चन हम लोग की ओर हम लोग चलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन आंसर है, तो क्वेश्चन आंसर हम इसको लिख के समझाते हैं क्योंकि लिखने में टाइम लग जाता है, इसलिए हम इसको समझा देते हैं पूरी अच्छी तरह से, लिखने के बाद समझा देंगे। तब तो इसको नोट कीजिए, छाप लीजिए या तो समझिए। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या हम लोग को कहता है, क्वेश्चन में ऐसे क्रियाकलापों को लिखिए जिसमें एक बड़ी पानी से क्वेश्चन गलत हो गया। ऐसे क्रियाकलापों को लिखिए जिसमें एक बाल्टी पानी से, हम बड़ी बोल देते, एक बाल्टी पानी से अधिक की आवश्यकता होती है। बोलता है कि कुछ ऐसे काम बताइए जिसमें आपको अपना घर में, आप ही बताइए ऐसे अपना घर में काम, कौन से ऐसे काम करते हैं जिसमें एक बाल्टी से ज़्यादा पानी खर्च करना पड़ता है, आप खुद समझ सकते हैं। तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले कपड़े धोने में, कपड़ा क्या एक बाल्टी पानी से हो जाएगा, नहीं, एक बाल्टी से ज़्यादा पानी लगता है कपड़ा धोने में। दूसरा है खाना बनाने में, खाना जैसे छोटा परिवार है उसके लिए तो एक बाल्टी पानी में, जो सिंगल बैचलर स्टूडेंट रहता है उस सब तो एक बाल्टी में खाना बना लेता है, लिपट जाता है। लेकिन जब फैमिली वाला रूम रहेगा, फैमिली मेम्बर के साथ रहेंगे, तो वहाँ पे हम लोग का खाना बनाने में एक बाल्टी से ज़्यादा पानी का यूज होता है, ठीक है। दूसरा है बाथरूम जाने में, सुबह सुबह हुए ब्रश लिए, बाथरूम गए, लेटरिन किए, टॉयलेट किए, सारा चीज़ किए, एक बाल्टी पानी में हुआ नहीं। हमको नहाना भी है तो बाथरूम जाने का मतलब यहाँ पे सारा मिक्स है, ठीक है। फ्रेश होके निकलना मतलब ब्रश, लेटरिन, बाथरूम, नहाना धोना सब करके निकलना, तो उसमें हमको बाथरूम में एक बाल्टी से ज़्यादा पानी खर्च होता है। चौथा है फर्श को साफ़ करने में, जैसे जिसी का घर बड़ा है तो देखते हैं कि फर्श को साफ़ करने के लिए पानी का पोछा मारता है छोटा रूम वाला, लेकिन बड़ा घर वाला क्या करता है, पानी का पोछा मारने के लिए भी एक बाल्टी से ज़्यादा पानी चाहिए और उसको पाइप से वो पूरा पानी फर्श साफ़ करता है। तो इस सारी चीज़ों में पानी का यूज एक बाल्टी से ज़्यादा होता है। और बहुत सारा चीज़ें अपना अपना लिख सकते हैं आप लोग, कैसे कैसे यूज करते हैं। तो ये जनरली इतना हम लिख दें, और अपने मर्जी से और बहुत सारा लिख सकते हैं, लेकिन 4 ही पॉइंट हम लिख दें। और दूसरा क्वेश्चन है चौथा नंबर, जल चक्र की चित्र बनाइए। जल चक्र क्या है और उसका चित्र बनाने बोल रहा है। तो चलिए हम यहाँ जल चक्र को समझाते हैं। थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है, डिम लाइट है जिसकी वजह से ब्लिंकिंग कर रहा है बल्ब, तो जल्दी में इसको समझा देते हैं। जल चक्र कब होता है, जब कड़क धूप हो और समुद्र की पानी जो वाष्प बनता हो
सूरज की रोशनी से गर्म होने के बाद ये भाप बन के ऊपर उठता है, और ये भाप जब ऊपर जाके ठंडा होके बादल बन के बादल में संघनित हो जाता है। ये पानी जो समुद्र से निकला वो ठंडा होके संघनित हो जाता है, और फिर संघनित होके जब ये भारी हो जाता है, जब पानी वहाँ पे जम जाता है, संघनित हो जाता है तो भारी हो जाता है, तो ये एक जगह से दूसरी जगह जाते जाते पानी को फिर गिरा देता है, ड्रॉप करा देता है। तो जो ड्रॉप करवाया पानी जो गिरने लगा उसको बारिश कहेंगे, और जो है पानी जम गया उसको संघनन कहेंगे। और हाँ, और ये पेड़ पौधों से भी पानी को पौधा से वाष्प करके निकलता है। पौधों को पत्ते से अभी अब समझाएं आपको थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि पत्ता से जड़ से पानी खींचता है, पत्ता में ले जाता है, और सनलाइट पड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो वो जल को छोड़ता है और नीचे से ऑक्सीजन छोड़ता है। ये पत्ता है तो इधर से जल को वाष्पीकृत करके सन के लाइट की वजह से ऊपर उड़ जाता है, और इधर से वो ऑक्सीजन छोड़ता है जो हम लोगों के लिए ज़रूरी है। तो पेड़ पौधा से भी वाष्पीकृत होता है। तो ये हो गया हमारा जल चक्र का। क्या हुआ, समुद्र का पानी गर्म होकर ऊपर उठा, ठंडा होकर संघनित हो गया, और संघनित होकर फिर बारिश हो गया। तो यहाँ से उठा फिर गिरा, यहाँ से उठा फिर गिरा, तो ये जल चक्र चलता रहा, तो इसको बोलेंगे जल चक्र। ठीक है, इसको नोट कीजिए, बना लीजिए और समझ जाइए। आप अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या है हम लोग का 5वां नंबर में क्या कहा गया है। 5वां नंबर में कहा गया है कि सूखा क्या है। सूखा क्या है, सूखाग्रस्त क्षेत्र में रहने वाले लोगों को किस तरह की परेशानियां का सामना करना पड़ता है। तो देखो सूखा क्या है और उससे क्या क्या परेशानियां का हम लोग को झेलना पड़ता है, क्या क्या परेशानियां होती है उसको देखते हैं। सूखा क्या है, जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक वर्षा नहीं होती। जब कोई क्षेत्र है और वहाँ पे लंबे समय तक, मतलब 1 साल 2 साल 6 महीना तक पानी का एक बूंद पड़ने का नाम ही नहीं होती, और उस क्षेत्र के सभी तल तालाब मतलब नहर, तल तालाब नहर झील सूख जाता है। छोटा छोटा नहर है, तल है, तालाब है, पोखर है, कुआं है, ये सब सूखने लगता है या सूख जाता है, और फसल मरने लगता है। और जब तल तालाब सूख गया तो फसल तो मरेगा ना। तो इस तरह के क्षेत्र को सूखा क्षेत्र कहते हैं। इस तरह का क्षेत्र को क्या कहेंगे, सूखा। और वो जो टाइम है, जिस साल पानी नहीं पड़ा उस समय को सूखा घोषित कर दिया जाता है कि ये साल सूखा पड़ गया। तो इस तरह का सिचुएशन को सूखा कहते हैं और उस क्षेत्र को सूखा क्षेत्र कहते हैं। अब इससे परेशानियाँ क्या क्या होती है वो देखो। पानी का किल्लत, सबसे पहले पानी का किल्लत हो जाएगा। जब पानी नहीं रहेगा तो किल्लत होगा ही। फसल का मरना, जब पानी नहीं रहे तो फसल कहाँ से उपजेगा, पटाना तो पड़ेगा ना भाई। उसके बाद है चारे का कमी, गाय भैंस चरेगा कहाँ, जानवर जो भी है वो चरेगा कहाँ, पानी पिएगा कहाँ, सब तो तालाब पोखर सब सूख चुका है। भोजन की कमी आ गया, चारा का कमी में भोजन का कमी आ गया। उसके बाद है जीवन जीना मुश्किल हो जाना। अब जीवन जीना मुश्किल पड़ रहा है पानी के बिना, तो ये सब किल्लतें हम लोग को आती है। ठीक है, सूखा पड़ने से। नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, तो हम लोग अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन के अनुसार अपना कुछ खेलते हैं, कुछ बादल के साथ या पानी के साथ कि क्या होता है। हम लोग दैनिक जीवन में यूज करते हैं, क्वेश्चन के अनुसार जानते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन हम लोग को कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि चश्मों के लेंस को साफ करने के लिए लोग उस पर फूंक मारते हैं, उससे लेंस भीग जाता है, ऐसा क्यों होता है, समझाइए। बोलता है कि चश्मा जो है, चश्मों के लेंस में आदमी साफ करने के लिए उसमें फूंक मारता है, और मुंह से फूंक मारता है चश्मा में, और वो चश्मा भीग जाता है, ऐसा क्यों होता है, समझाइए। तो चलिए हम समझा देते हैं, उसके बाद फिर वहाँ चलते हैं। चश्मा में क्या करते हैं, चश्मे में फूंक मारने से हमारे मुंह का वाष्प चश्मे के लेंस में संघनित हो जाता है। संघनित मतलब वहाँ जाके चिपक जाता है, जमा हो जाता है। हम लोग फूंक मारते हैं चश्मा के लेंस में, तो क्या होता है, हमारा फूंक लेंस का जितना दूरी तक रहता है वो फूंक यहीं पर जाके रह जाता है, उसको बहने नहीं देता है, रोक लेता है। तो फूंक जो है वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है संघनित की वजह से, और संघनित हो जाता है और चश्मा भीग जाता है, और इसी वजह से चश्मा भीग जाता है। ठीक है, जिससे चश्मे में लगे धूल कण साफ करने में आसानी होता है, और हम लोग आसानी से कपड़ा से या तो हैंकी से आराम से उसको साफ कर लेते हैं। ठीक है, ताकि वो हमारे मुंह के अंदर जो भाप है, वाष्प, वो हवा के रूप में जाता है और चश्मा का लेंस के द्वारा बाहर नहीं भाग पाता है, तो वो संघनित हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है,
अब 7वां क्वेश्चन में है बादल कैसे बनता है। चलिए हम लोग अब बादलों से खेलते हैं, बादल के बारे में समझते हैं कि बादल कैसे बनता है और उसको बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ फिगर देखिए, उसके बाद यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले बादल कैसे बनता है उसका प्रोसेस। सूरज के बिना बादल बनना मुश्किल है, क्योंकि सूरज नहीं रहेगा, हवा गर्म नहीं होगा, समुद्र का पानी गर्म नहीं होगा, वाष्प बन के वो उड़ेगा नहीं, तो समुद्र बादल बनेगा कैसे। सबसे पहले सूरज बनाए, सूरज को रोशनी पड़ा हमारा जल में, जल मतलब तल तालाब पोखर जो भी है, नदी झरना, उस पर पड़ा और उससे वाष्प बन के पानी ऊपर उठा। कुछ दूर तक तो ठीक उठा, उसके बाद वाष्प क्या हुआ, छोटा छोटा बूंद बन के हल्का सा ठंडा ठंडा होके जमा होने लगा यहाँ पे, और यह जमा होता है उसी को तो बादल कहते हैं। छोटा छोटा बूंद, अगर बड़ा बड़ा बूंद बन गया तो वो तो फिर बारिश बन जाएगा और गिर जाएगा। छोटा छोटा बूंद जो गिर नहीं सकता है, ठीक है, संघनित हुआ है, अभी सिर्फ संघनन कम प्रोसेस में हुआ है। जब ये छोटा पार्टिकल बड़ा बड़ा बूंद में संघनन हो जाएगा तब बारिश करेगा, अभी ये बारिश नहीं करेगा, अभी ये सिर्फ बादल बन रहा है, ठीक है, तो ये बादल बन जाता है। चलिए इस डिफिनेशन में देखो, बस इसी फिगर को यहाँ पे लिख दिए। जब समुद्र तल तालाब या पानी, जब समुद्र या तल तालाब, तल मतलब जमीन का छिछला पानी, या तो तालाब का पानी गर्म होकर ऊपर उठता है, देखो यहाँ जल ऊपर उठ रहा है, ये समुद्र है, तालाब है या कुआं है या पोखर कुछ भी मान लो, गर्म होकर वाष्प बन के ऊपर उठ रहा है, तो वह ठंडा होकर छोटे छोटे बूंद बन जाता है, बनकर हवा में तैरता है। छोटा छोटा बूंद बन गया, देखो यहाँ से उड़ा, यहाँ गर्म हो गया, छोटा छोटा बूंद ठंडा होकर बन गया और हवा में तैर रहा है। और एक साथ जो बूंद तैरता है ना, ठंडा होकर छोटे छोटे बूंद बनकर हवा में तैरता है, जिसे हम बादल कहते हैं, और यही जो तैरता है इसी को तो बादल कहते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग, क्या कहा गया हम लोग का अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि एक जल की ठंडी बोतल रेफ्रिजरेटर से निकालिए और इसे मेज पर रखिए। रेफ्रिजरेटर का मतलब फ्रिज हो गया, ठीक है। फ्रिज से एक ठंडी बोतल को निकालिए और बोतल पे बोतल बोलते हैं, मेज पर रखिए। उसके बाद बोलता है इस मेज पर रखिए, कुछ समय बाद आप देखेंगे कि उसके चारों ओर जल की छोटी छोटी बूंद दिखेंगे। क्यों बोला गया क्वेश्चन कि आप फ्रिज से एक ठंडा बोतल निकालिए पानी भरा हुआ और उसको मेज पे रख दीजिए या कहीं भी रखिए, और कुछ देर के बाद देखिए कि उसमें क्या होता है ना कि छोटा छोटा पानी का बूंद उसके सतह पे आ जाता है, बोतल के सतह पे। तो ऐसा क्यों होता है सो पूछ रहा है, तो हम इसको यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं। देखिए बोतल भी छाप दिए हैं, इसके सतह पे दिखा दें। मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है आप लोगों की तरह, क्योंकि तुम लोग तो प्रैक्टिस करता है ड्राइंग का, हम तो अभी वैसे ड्राइंग मेरा छूट चुका है, मेरा ड्राइंग भी उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो देखो ड्राइंग जैसे बनाया है देख लो समझ लो, ये ड्राइंग है। एक छोटे छोटे बूंद जो है पानी जमा हुआ, कैसे हुआ चलो समझते हैं। हम लिख दें यहाँ ठंडी बोतल की सतह, ठंडी जब फ्रिज से बोतल निकालेंगे तो ठंडा ही ना होगा, गर्म तो थोड़ी होगा। ठंडी बोतल का सतह ठंडी है और आसपास के वायु को ठंडी कर देती है। और ये जो सतह जो है, ठंडा बोतल जब निकाले हैं तो ये क्या करता है, इसका अगल बगल तो हवा का लेयर है, वो क्या करता है उस हवा को ठंडा कर देता है, ठंडा कर देती है, और जल की वाष्प संघनित हो जाती है। और जल का जो भाप रहता है जब ठंडा कर देता है तो वो क्या करता है, वो भाप यहाँ पे आके संघनित हो जाता है। संघनित मतलब उससे रुक जाता है, चिपक जाता है, जिसके कारण बोतल के सतह पर छोटी छोटी बूंद दिखाई देती है। और इसी वजह से यहाँ पे संघनित होता है तो छोटा छोटा बूंद दिखने लगता है पानी वाला, ठीक है। पानी वाला बूंद वही दिखने लगता है तो हम लोग कहते हैं कि इसमें पानी संघनित हो गया है बोतल के सतह पर, इसीलिए छोटा छोटा बूंद दिखने लगता है पानी का। अगला क्वेश्चन हम लोग को बोला गया 9 नंबर का। 9 नंबर का क्वेश्चन कहा गया कि जल बचाने के लिए आप कौन से आसान उपाय को कर सकते हैं, लिखिए। बोलता है कि पानी को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ही सोचिए कि आपका घर में कौन कौन सा काम करने से पानी बच सकता है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि घर में क्या कर सकते हैं जिससे पानी बच सकता है। सबसे पहले कि पानी को ज़रूरत से ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, खर्च नहीं करेंगे, तो पानी का कम खर्च करना, ठीक है, इससे पानी बचा सकते हैं। दूसरा है भवन के छत को भवन के छत का पानी को पाइप के द्वारा पानी टैंक में भरना। भवन के छत, जैसे ये छत है, छत में अगर पानी है, बारिश होता है तो पानी तो पड़ता ही है, और वो पानी जो हमारा पाइप के द्वारा बगल में बह जाता है उसको क्या करेंगे, एक पानी टैंक बना देंगे और उसमें हम जमा कर लेंगे, तो उससे हम पानी बचा सकते हैं, बारिश वाला पानी को। उसके बाद है तीसरा नंबर कि हमारे दैनिक दिनचर्या में उपयोग किया हुआ पानी को शोषण गड्ढे में जमा करना या
सब्जियों में पटा देना। अब देखो हम लोग पानी का यूज तो करेंगे, बिना पानी का यूज किए तो हम लोग रह नहीं सकते हैं। तो पानी का यूज करने के बाद जो यूज किया हुआ पानी है, या तो उसको गड्ढा खोद के जो उस गड्ढा में पानी सोख ले, उस गड्ढा में बालू डाल दो, तो क्या होगा कि पानी जाने से वो पानी को सोख लेगा, प्योर वाटर बना देगा, जिसको हम लोग भौम जल कहेंगे, वो भौम जल बन जाएगा। या तो आप अपने घर के बगल में बागान है या खेती है, थोड़ा सा सब्जी उब्जी लगाए हैं, क्या बोलते हैं, फूल लगाएं, फल लगाए हैं, पौधा लगाएं, उसमें पानी पटा दो, क्योंकि पटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो पानी का सेव हो जाएगा। तो इन सारी छोटी छोटी बातों से हम लोग कामों से हम लोग क्या कर सकते हैं, पानी को बचत कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। और अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर, उसको हम लोग करते हैं। तब तो इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन कहा गया है कि हम लोग का जो पानी है वो पीना क्यों ज़रूरी है, पानी हम लोग के लिए क्यों आवश्यक है। उसके लिए चलो देखते हैं कि क्या होता है। तो हम यहाँ लिख दिए हैं क्वेश्चन को, उसके बाद आपको समझा देते हैं कि सभी जीव प्राणियों के लिए पानी पीना अनिवार्य है। जितना भी सजीव प्राणी है, मतलब लिविंग थिंग, जीवी प्राणी, उसको पानी पीना जरूरी है, अनिवार्य है। क्योंकि भोजन के बिना जीव जंतु कुछ दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। भोजन के बिना हम लोग 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। पानी हम लोग के साथ कमी होने लगेगा और बीमार पड़ने लगेंगे, तो हम लोग को पानी पीना ही पड़ेगा, नहीं रखते। परंतु पानी के बिना नहीं रह सकते हैं। शरीर के भार का 65% भाग पानी से ही बना है। और हमारा जो ये शरीर है ना, हमारा जितना वजन है, उस वजन का 65% हमारा पानी ही है। जैसे मान लीजिए कि मेरा वेट 50 kg है, मान लीजिए कि मेरा वेट 50 kg है, तो 50 का 65% कितना हो जाएगा, 50 दूनी 100, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 0.5, माने 32.5 लीटर तो हमारा शरीर में पानी ही है भाई। क्या है, पानी ही है। 50 किलो में 32.5 पानी हमारे शरीर में ऑलरेडी मौजूद है। तो हमारा शरीर का जो वजन रियल वो कितना है, 50 में 32 माइनस कर दो, कितना बच गया, 18, 17.5, 17.5 ही हमारा शरीर में है वेट जो रियल है। सो बाकी तो इतना पानी है, तो 65% भाग पानी होती है। और यही हमारे भोजन को पचाने में सहायक होता है। और पानी जो है, पानी अगर हमारे शरीर में कम हो गया तो हमारा भोजन का पचाना जो काम है वो पानी का ही काम है। क्योंकि भोजन हमारा पचता है, अवशोषण होता है, हमें एनर्जी जो मिलती है वो पानी की वजह से ही मिलती है। शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होता है। और हमारे शरीर का अपशिष्ट पदार्थ, यहाँ जो ये वर्ड है अपशिष्ट पदार्थ, ये अपशिष्ट पदार्थ मतलब हो गया जैसे हमारे शरीर का जो हमारे उपयोगी नहीं है, हमारे शरीर से गंदा वेस्ट, जिसको बोल सकते हैं वेस्ट, जो हमारे शरीर के लिए लायक नहीं है, वो उसको अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, जो हमको शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। जैसे में पसीना ले लो, नाक का नेटा ले लो, थूक ले लो, खखार ले लो, और टॉयलेट हो गया, लेटरिन हो गया, ये हमारा अपशिष्ट पदार्थ है। तो इसको हम लोग को शरीर से बाहर निकालने के लिए मदद कौन करता है, पानी ही करता है। कभी कभी हम लोग सुना होगा कि बहुत ऐसा बच्चा है या तो बड़ा सा जवान लोग है जो पानी नहीं पीता, सुबह बाथरूम नहीं जा सकता है, बाथरूम जाने से पहले वो पानी पीता है तो उसका बाथरूम क्लियर होता है। तो इसका वजह है पानी पीना बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। या तो इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इस चैप्टर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि हमारा जो अगला चैप्टर का डिस्कस होगा या क्वेश्चन आंसर करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है।